जय हिंद साथियों। मैं अनूप कुमार आपका अपने YouTube चैनल जय काव्य एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग जानते थे बच्चा कि वंशानुक्रम के जो चैप्टर है वंशानुक्रम एवं वातावरण, उसमें हम वंशानुक्रम के नियम को पढ़ रहे हैं। तो वंशानुक्रम के 3-4 नियम कल हमने देख लिए थे। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम हो गया था, समानता का नियम हो गया था, बीजकोष के निरंतरता का नियम हो गया था और प्रत्यागमन का नियम हो गया था। आइए एक आप सिद्धांत नाम नहीं सुने होंगे लेकिन मैं बताता हूं। एक होता है वंशानुक्रम में बायोमेट्रिक का सिद्धांत। समझिए, किसका सिद्धांत? बायोमेट्री का सिद्धांत। आइए इसी से शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। कौन सा सिद्धांत था? यह है बायोमेट्री का सिद्धांत। क्लियर है? टॉपिक का नाम है वंशानुक्रम एवं वातावरण। आप लोग जानते ही। अब इसमें क्या हुआ था कि जो फ्रांसिस गाल्टन महोदय थे वो 1775 ईस्वी में उन्होंने बताया था। क्या बताया था? पहले तो जानिए कि यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो फ्रांसिस गाल्टन। किसके द्वारा? फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा। ठीक। कब दिया गया था? तो 1775 ईस्वी में। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि जो वंशानुक्रम है, क्या वंशानुक्रम जो है, जो वंशानुक्रम है 1/2 पितृपक्ष और 1/2 मातृपक्ष। समझ रहे हैं? या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पिता के पक्ष से 50% और माता के पक्ष से 50%, इन दोनों का मिलके जो बनता है 100%, वही क्या कहलाता है? वंशानुक्रम। क्या कहलाता है? वंशानुक्रम। इन्होंने इस सिद्धांत में बताया, क्या बताया? कि किसी भी बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव 10 पीढ़ियों तक पड़ सकता है। 10 पीढ़ियों तक पड़ता है। क्लियर है साथी? क्लियर है? सेशन को शेयर करिए, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नए जुड़े हैं तो। ठीक है बच्चा? चलिए, इन्होंने कहा किसी भी बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव 10 पीढ़ियों तक पड़ता है। 10 पीढ़ियों का मतलब जो इन्होंने सिद्धांत दिया था वो कैसे दिया था कि जैसे माता पिता से 1/2 है, यहां लिख लीजिए वंशानुक्रम। क्लियर है? माता पिता से 1/2 है, ये माता पिता। फिर उसके बाद 1/4 दादा दादी या नाना नानी। 1/8
परदादा और परनानी। परदादा परदादी। उसी तरह या परनाना परनाना परनानी। ठीक है, उसी तरह फिर हो जाता है 1/16। ऐसे कर करके क्या होता है बच्चा, अब परदादा परनानी का हो जाता है, तो ऐसे ही करके अब अगली पीढ़ी में चला जाएगा। ऐसे ही करके चला जाता है ये कितनी पीढ़ी तक, 10वीं पीढ़ी तक। मतलब इनका ऐसा कहना था कि जो 10वीं पीढ़ी होगी बालक की, मतलब बालक के वंश की, मतलब बालक के जो 10वीं पीढ़ी तक के पूर्वज होंगे, उस बालक के अंदर 10वीं पीढ़ी के पूर्वज के भी गुण कुछ न कुछ किसी न किसी मात्रा में आ सकते हैं। लेकिन एक ऐसा समय भी आता है कि जब आके पीछे पूर्वजों के गुण बच्चों में दिखाई नहीं देते, वह 10वीं पीढ़ी के बाद के होते हैं। क्लियर है इतना? क्लियर है बच्चा? तो यह कौन सा सिद्धांत है? बायोमेट्री का सिद्धांत। किसके द्वारा दिया गया? फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा दिया गया। कब दिया गया? 1975 ईस्वी में। इन्होंने क्या दिया, क्या कहा कि जो वंशानुक्रम है वह 1/2 पितृपक्ष और 1/2 मातृपक्ष, अर्थात 50% पिता की तरफ से और 50% माता की तरफ से 100% बन के क्या बनता है? वंशानुक्रम बनता है। क्लियर है? फिर इन्होंने कहा कि किसी भी बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव उसकी 10 पीढ़ियों तक पड़ता है। का प्रभाव, किसी भी बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव उसकी 10वीं पीढ़ी तक, उसकी 10वीं पीढ़ियों तक पड़ता है। क्लियर है? मैंने लिख भी दिया कि पहले 1/2, फिर 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, ऐसे ही पढ़ता चला जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा? खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब एक समय ऐसा आ जाएगा 10वीं 11वीं पीढ़ी में जाते जाते कि मतलब उसका 12वीं पीढ़ी का उस बच्चे पे या 11वीं पीढ़ी का उस बच्चे पे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्लियर है बच्चा? लीजिए स्क्रीनशॉट, कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो नोट करिए, फटाफट नोट करिए। मैटर बेहतरीन है, जबरदस्त, एकदम एकदम बेहतरीन कंटेंट है बच्चा, नोट करिए इसको। चलिए आगे चले, आगे चले। क्लियर है? चलिए आगे चलते। आगे आता है, मिटा दें? चलिए आगे आता है डार्विन का सिद्धांत। किसका? डार्विन का सिद्धांत। डार्विन का सिद्धांत, डार्विन्स लॉ। ठीक है? क्लियर है बच्चा? डार्विन्स लॉ आता है। अब इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने बताए थे 5 प्रकार: सजीवों में संतान उत्पादन, जीवन संघर्ष, प्रकृति चयन और नई जातियों की पुनरावृत्ति, और एक था नव डार्विनवाद। मतलब कह सकते हैं, देखिए इसको मैं लिखता हूं कैसे। इन्होंने क्या कहा था कि सजीवों में संतानोत्पादन, क्या कहा था? इनका पहला सोपान था सजीवों में संतानोत्पादन। समझ पा रहे इसका मतलब? मतलब सजीवों में संतान उत्पादन करने की क्षमता। अगला था जीवन संघर्ष, जीवन संघर्ष। देखते जाइए स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? देखते जाइए। अगला था प्रकृति चयन,
क्या था? प्रकृति चयन। फिर उसके बाद नई जातियों की उत्पत्ति, नई जातियों की उत्पत्ति। ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है बच्चा? नौ डार्विनवाद, नौ डार्विनवाद आता है। क्लियर है? क्लियर है इतना? खींच के लिए चलिए बच्चा सेशन को, बहुत बेहतरीन कंटेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, भयंकर। पहला क्या मैंने बताया? सजीवों में संतान उत्पादन। दूसरा बताया जीवों में जीवन का संघर्ष। तीसरा मैंने बताया प्रकृति चयन। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया? नई जातियों की उत्पत्ति। फिर उसके बाद लास्ट में आके क्या आता है बच्चा? नव डार्विनवाद का निर्माण हो जाता है। जैसे जैसे देखिए, जो सजीवों में संतान उत्पादन की जो क्षमता होती है, इसका क्या मतलब है? मतलब अस्तित्व, मतलब अस्तित्व, अर्थात कि हम हैं, हमारा अस्तित्व है। क्लियर है? दूसरा क्या है? जीवन संघर्ष की जब बात करते हैं तो जीवन कब संघर्षशील होता है? जब हम अपने जीवन की रक्षा करने का या अपने जीवन को बचाने का प्रयत्न करते हैं, तो वही आता है अस्तित्व रक्षा हेतु कार्य। पहला क्या हुआ? अस्तित्व। दूसरा क्या होगा? अस्तित्व रक्षा हेतु, अस्तित्व रक्षा हेतु कार्य। क्लियर है बच्चा? इतना क्लियर है? उसके बाद अगर नहीं कर पाए तो क्या हो जाता है हमारा? विनाश, मतलब समाप्ति, सुपड़ा साफ। अगला आता है प्रकृति चयन का मतलब अनुकूलन। क्या बच्चा? अनुकूलन क्या होता है? मतलब हम जिस परिस्थिति में हैं, जो अनुकूलन होता है, अनुकूलन परिस्थितियों का, या परिस्थितियों का अनुकूलन लिखिए, अनुकूलन किसी परिस्थिति का। ठीक है? तो जब हम किसी एक माहौल को छोड़ के जब दूसरे माहौल में जाते हैं, तो वहां के प्रकृति में ढलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमें जीना है, हमें रहना है, तो उस प्रकृति में भी अपने आप को ढालना पड़ता है। क्लियर है बच्चा? यहाँ पे क्लियर है आपका? बताइए। क्लियर है? यहाँ अब नई जातियों की उत्पत्ति में देखिए, यहां पे क्या होता है? अनावश्यक तत्वों का, अनावश्यक तत्वों का विलोपन। मतलब जो भी हमारे शरीर में अंग है या तत्व है, उनका प्रयोग जैसे जैसे हम कम करते हैं या जैसे जैसे नहीं करते हैं, वो उनका क्या होता जाता है? दिन प्रतिदिन विलोपन होता जाता है। जैसे मैंने कहा कि जब रेप्टाइल्स धरती पे आए तो उनके भी क्या होते थे? पैर होते थे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया आपको सर्प का। ऐसा माना जाता था, पुरानी प्राचीन जो वैज्ञानिक थे वो कहते थे कि जो सर्प थे उनके भी पांव हुआ करते थे, लेकिन परिस्थितियों में अनुकूलन ना कर पाने की वजह से वह क्या हो गए? वह पैर विलुप्त हो गए। तो बस उसी तरह है कि अनावश्यक तत्वों का क्या हो जाता है? विलोपन हो जाता है। क्या हो जाता है? विलोपन हो जाता है। और फिर उसके बाद उसमें क्या दिखता है? लाभदायक लक्षणों की वंशागति, लाभदायक लक्षणों की वंशागति। मतलब समझ पा रहे हैं इसका? मतलब जो हमारे अब काम के चीज है वह लक्षण हमारे अंदर दिखाई देंगे। जैसे मैं यहीं पे समझाना चाहूंगा, देखिएगा।
जैसे कि जब जिराफ की बात हो रही थी, तो मान लीजिए जिराफ कुछ ऐसा रहा होगा प्रारंभ में, ठीक है। मान लीजिए उसके पैर हैं, ठीक है। अब इसकी गर्दन इतनी बड़ी रही होगी, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब इनकी आवश्यकताएं क्या हुई, बढ़ने लगी, मतलब परिस्थितियों में अनुकूलन करना इनके लिए कठिन हो गया। मैंने बताया ना कि झाड़ियां छोटी थी, फिर क्या हो गई, धीरे धीरे वो छोटी झाड़ियां समाप्त होती चली गई, तो बड़ी झाड़ियों पे क्या हुए, यह निर्भर हो गए। बड़ी झाड़ियों पे निर्भर होने के बाद क्या हुआ, बड़ी झाड़ियों पे निर्भर होने के बाद क्या हुआ, इनके मांसपेशियों में देखिए, अगर मान लीजिए हमारा इनका भोजन यहाँ पे है, यहाँ पे पहले था तो ये आसानी से उसको पहुंच कर लेते थे, लेकिन जब यहाँ से समाप्त हो गया, भोजन जब यहाँ पे हो गया, तभी क्या करेंगे, अपनी गर्दन को उठाएंगे। जब गर्दन को उठाएंगे तो लाभदायक लक्षणों की वंशागति, मतलब इसके अनुसार ही इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर एक अलग लक्षणों का विकास होगा। क्लियर है बच्चा? चलिए, तो यही मैं समझाना चाहता था कि आप इसको समझिए। क्लियर है? अब आकार व शारीरिक लक्षणों का अंदर आना, आकार एवं शारीरिक लक्षणों में अंतर आना। अब ये क्या है, जैसे कि मैंने कहा, अभी बताया था कि वह एक सामान्य जैसा दिखता था। अब उसको क्या हुआ कि जब जरूरतें बढ़ गई, जिसे जिसे जैसे जिन अनावश्यक तत्व थे वो विलुप्त हो गए और कुछ नए तत्व क्या हुए उसके अंदर आ गए, तो उस वाले पीढ़ी में और इस वाले पीढ़ी में अंतर स्पष्ट दिखाई दिया आपको। तो वही कह रहा है कि आकार एवं शारीरिक लक्षणों में या शारीरिक विकास में क्या होगा, परिवर्तन दिखेगा। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद नई जाति की उत्पत्ति होती है, जो नव डार्विनवाद कहता है। क्या कहता है? नई जाति की उत्पत्ति होती है, नई जाति की उत्पत्ति होती है, ठीक है बच्चा। नई जाति की उत्पत्ति होती है, कैसे? जीन परिवर्तन के कारण, जीन परिवर्तन के कारण, जीन परिवर्तन के कारण क्या होता है, नई जाति की उत्पत्ति होती है। इसी को कहा जाता है उत्परिवर्तनवाद। उत्परिवर्तनवाद, जिसको किसने दिया था उत्परिवर्तनवाद को? तो ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। कौन, किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। किसको? उत्परिवर्तनवाद को। उसमें इन्होंने बताया था क्या, जीनों की संख्या में परिवर्तन, मतलब जो जीन्स होते हैं। उत्परिवर्तनवाद में इन्होंने तीन बात कहा। एक तो बताया जीनों की संख्या में परिवर्तन। क्या बताया? जीनों की संख्या में परिवर्तन। दूसरा क्या बताया? जीनों की व्यवस्था में परिवर्तन। जीनों की व्यवस्था में परिवर्तन। क्लियर है बच्चा यहां तक? जीनों की संरचना में परिवर्तन, ठीक है। फिर क्या बताया? जीनों की संरचना में परिवर्तन। जीनों की संरचना में परिवर्तन, बहुत बेहतरीन एक्सप्लेनेशन है बेटा, बहुत बेहतरीन एक्सप्लेनेशन है साथी। खींच के लीजिए सेशन को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और करिए भी, ठीक है। बहुत बेहतरीन कंटेंट है, देखिए, है ना सही? चलिए, तो ये था क्या, डार्विन का सिद्धांत था।
या इसी को कहते हैं डार्विनवाद। डार्विनवाद क्या कहता है कि नई जाति की उत्पत्ति हो जाती है, किसके कारण? जीन परिवर्तन के कारण। और इसी प्रक्रिया को उत्परिवर्तनवाद किसने कह दिया? तो ह्यूगो डी ब्रीज कह दिए, जो कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड के निवासी थे। उन्होंने उसमें 3 परिवर्तन बताए कि कैसे उत्परिवर्तनवाद हुआ। तो जीन संख्या में परिवर्तन, जीन व्यवस्था में परिवर्तन और जीनों की संरचनाओं में परिवर्तन होने के कारण ही नई जीव या जीवन की या नई प्रजाति की उत्पत्ति हुई। क्लियर है? क्लियर है? यहां तक देख लीजिए। क्लियर है? खींच के चलिए बच्चा। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे चलते हैं। 1 सेकेंड बच्चा, पानी पी ले। आइए आइए बेहतरीन सेशन के साथ जुड़िए। चलिए बच्चा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। देखिए अब इसमें कई चीजें आ जाते हैं। ठीक है, मैंने ग्रेगर जारमेंडल के बारे में कल बता दिया था, लैमार्क के बता दिया था कि लैमार्क ने क्या कहा था। आज मैंने आपको डार्विनवाद को भी समझा दिया। ठीक है, आज मैंने डार्विनवाद को समझा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं स्वतंत्र चयन का सिद्धांत। ठीक है, स्वतंत्र चयन का सिद्धांत जैसे ऐसे ही सुन लीजिए, उसको क्या बताना है। जब बता ही देता हूं, नहीं तो कहेंगे कि क्या है अगला। स्वतंत्र चयन का सिद्धांत मतलब क्या होता है इसका कि माता पिता के गुणों का, माता पिता के गुणों का बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी परिवर्तन के उनकी संतान में आ जाना, उनकी संतान में आ जाना, यही क्या कहलाता है? स्वतंत्र चयन का सिद्धांत कहलाता है। यह क्या था स्वतंत्र चयन का सिद्धांत? जैसे कि मान लीजिए माता पिता के जो गुण हैं उनके अंदर, वही गुण क्या हुए? बच्चों के अंदर आ गए। मतलब उस सेम के सेम गुण आ गए। इसका मतलब उस गुणों के स्थानांतरण में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई। इसका मतलब उनका स्वतंत्र स्थानांतरण हो गया। तो वही कहता है स्वतंत्र चयन का सिद्धांत कहता है बच्चा। अब आते हैं प्रत्यागमन का नियम भी मैंने कल बता दिया था। अब आते हैं वंशानुक्रम के निर्धारकों की अध्ययन विधि। उस वंशानुक्रम के निर्धारकों की अध्ययन विधि बच्चा। अब ये विधि क्या कहती है कि वंशानुक्रम का जो निर्धारण होता है वह किस किस प्रकार से होता है। तो आपको इतना नहीं पढ़ना है, ये काफी डीप हो जाएगा। क्लियर है? तो आपके लिए सेशन जो है बस इतना ही रहेगा आज के लिए। 1 सेकेंड बच्चा, 1 सेकेंड, जस्ट सेकेंड। तो अब आगे चलते हैं, अभी समय है तो आगे चलते हैं। इसमें क्या अब आएगा? वातावरण। वातावरण आज मैं इसको समाप्त कर देता हूं, वातावरण को। अगला हमको क्या पढ़ना है? वातावरण। ज्यादा गहराई में भी पढ़ के क्या करेंगे बच्चा? हमको तो एग्जाम निकालना है, बाकी हमको ज्ञानी थोड़े बनना है। एग्जाम निकालना है, एग्जाम ओरिएंटेड क्लास चल रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा ज्यादा लोगों को शेयर करिए और उनसे भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही अगली क्लास स्टार्ट हो उसका नोटिफिकेशन
उनके मोबाइल पे दिख जाए। अब चलते हैं बच्चा आगे। अब हमारा टॉपिक क्या होगा? वातावरण। वातावरण जिसको कहते हैं बच्चा इन्वायरमेंट। क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट। वातावरण का मतलब होता है, मैंने कहा था कि इसको पर्यावरण भी कह सकते हैं, परिधन आवरण। मतलब परि मतलब चारों ओर, आवरण मतलब ढका हुआ, ऐसी किसी संरचना से जो ढका हुआ है, जो जीवों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से प्रभाव डालता है, उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं या वातावरण कहते हैं। इतना तो आपको कल ही मैंने बता दिया था। अब उसमें क्या था? जो वातावरण का विकास पे प्रभाव होता है, या कह सकते हैं कि जो वातावरण के प्रकार होते हैं। पहले तो जान लीजिए कि वातावरण कैसे होता है, कैसे कैटेगराइज होता है। तो वातावरण जो होता है, एक होता है भौतिक वातावरण। क्लियर है बच्चा? एक होता है भौतिक वातावरण, दूसरा होता है विद्यालयी वातावरण, और तीसरा होता है बाह्य वातावरण। जैसे कि अब इसमें कैटेगराइज कर दिया गया, मुख्य रूप से भौतिक वातावरण और बाह्य वातावरण को रखा गया। भौतिक वातावरण में पारिवारिक परिवेश को रखा गया, और बाह्य वातावरण में विद्यालयी वातावरण और पास पड़ोस का वातावरण रखा गया। तो ऐसे ही करके बांट दिया गया। आइए अब देखते हैं मेन चीज में। ठीक है क्या बच्चा? आइए अब देखते हैं। इसमें वातावरण को दो भागों में बांटते हैं। पहले कितने भागों में? दो भागों में। पहला क्या है? आंतरिक वातावरण। आंतरिक वातावरण। दूसरा क्या है? बाह्य वातावरण। बाह्य वातावरण। क्लियर है? क्लियर है बच्चा? क्लियर है? आइए अब आंतरिक वातावरण में क्या होता है? शारीरिक परिस्थिति। शारीरिक परिस्थिति। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं क्या कहना चाहता हूं? मतलब जन्म से पूर्व जो माता के गर्भ में जो बच्चे की शरीर रचना होने लगती है, बात उसकी हो रही है। वह क्या है? आंतरिक वातावरण, क्योंकि वो बाहरी नहीं है बच्चा। और दूसरा क्या हो जाते हैं? वंशानुक्रम के निर्धारक तत्व। क्लियर है? इतना क्लियर है? अब आते हैं किसमें? बाह्य वातावरण में। बाह्य वातावरण में एक होता है भौतिक वातावरण, इधर लिखते हैं सामाजिक, और इधर लिखते हैं बच्चा क्या? भौतिक वातावरण। अब भौतिक वातावरण क्या होता है? जैसे प्रकृति के कारक मान लीजिए, लिख लीजिए इसमें। जैसे इसमें लिखिए प्रकृति के कारक। अब प्रकृति में कौन कौन से कारक हैं ये भी आप जानते हैं, क्योंकि प्रकृति के द्वारा ही बालक सृजन, बालक के अंदर, ज्यादा बेहतर रहेगा ऐसे लिखना, बालक के अंदर सृजनशीलता का विकास होता है। सृजनशीलता का विकास होता है मतलब वह किसी नई परिस्थितियों में नई विशेषताओं को सोच पाता है, या नई विशेषताओं में नई परिस्थितियों को निकाल पाता है। अब सामाजिक वातावरण में आते हैं। तो बच्चा सामाजिक वातावरण क्या होता है? जो मानव के द्वारा निर्मित एक वातावरण है। पहला, उसमें रीति रिवाज आ गए, उसमें संस्कृति आ गई, आपकी कल्चर आ गई ना, ये सब क्या है? सामाजिक वातावरण में है। तो वही लिख लीजिए। पहला सामाजिक वातावरण में क्या होगा? सामाजिक वातावरण में क्या होगा बच्चा? मानव निर्मित परिस्थितियां। मानव, थोड़ा सा ऐसे खींच के लिखते हैं, मानव निर्मित
परिस्थितियां, समझ जाइएगा ये परिस्थितियां लिखा है, मैं बोल भी रहा हूं। दूसरा क्या आ जाएगा, रीति रिवाज, क्लियर है। और क्या आ जाएगा, प्रथाएं, प्रथाएं। और लिखना चाहे तो आपकी आ जाएगी संस्कृति, मतलब आपकी कल्चर, क्या, आपकी कल्चर। अब इसमें बांट दे, किसमें बांट दे, सामाजिक वातावरण को, तो ये भी दो भागों में बढ़ जाता है। एक होता है, मैंने इसमें संस्कृति को जोड़ ही दिया तो ऐसे भी, लेकिन फिर भी देख लेते हैं किसको, मैं यहाँ से खींच देता हूँ इस पेन से, ताकि आप समझ पाएंगे कि ये दो भागों में बट रहा है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ जाएगा। अब ये क्या हो जाता है, एक हो जाता है सांस्कृतिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण। एक हो जाता है बच्चा सांस्कृतिक वातावरण, और एक हो जाता है मनोसामाजिक वातावरण, मनोसामाजिक वातावरण, मनोसामाजिक वातावरण। ठीक है, इसको कहते हैं कल्चरल इन्वायरमेंट, इसको कहते हैं साइको सोशल इन्वायरमेंट। क्लियर है, तो यह आ जाता है। अब सांस्कृतिक वातावरण क्या कहलाता है, जिसमें आपकी संस्कृतियां हैं। जैसे संस्कृतियों में क्या आता है, अरे अपनी वेशभूषा आ गई, रहने सहने का ढंग आ गया, ये सब क्या है, अपनी संस्कृति है। खान पान हो गया, ये सब क्या है, संस्कृति है। और मनोसामाजिक वातावरण में क्या आ जाता है, मनोसामाजिक वातावरण में यह आ जाता है कि जैसे आपका मनुष्यों के द्वारा, अभी मैंने यहाँ पे लिखा है ना, मानव निर्मित परिस्थिति, तो जो मनोसामाजिक वातावरण है तो उसमें आता है कि जैसे कुछ विशेष लोगों के द्वारा उस समाज में कुछ नियम कानून बना दिए जाते हैं, और उसी नियम कानून में, देखिए उसी नियम कानून में उसी समाज से वो सीखना पड़ता है, किसको, बालक को। उसी नियम कानून को समझना पड़ता है, किसको, बालक को। तो वही क्या कहलाता है, साइको सोशल इन्वायरमेंट कहलाता है, या उसको कहते हैं मनोसामाजिक वातावरण कहलाता है। क्लियर है बच्चा, क्लियर है। आइए कुछ तथ्य देखते हैं। जैसे कि फ्रेंच बोन्स ने कहा कि विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक अंतर का कारण वंशानुक्रम होता है। अब देख लीजिए, ये क्लियर था, समझ लिए होंगे, लिख भी लिए होंगे। ठीक है, समझ में लिए होंगे और लिख भी लिए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। आइए आगे देखते हैं, क्या है बच्चा, आगे क्या है। मैंने कहा, फ्रेंच जोन्स ने कहा था कि विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक इन्होंने कहा था कि इन्होंने क्या कहा था बच्चा, कि विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक अंतर का कारण वंशानुक्रम है। क्या है, वंशानुक्रम। इन्होंने कहा कि जो विभिन्न तरह की प्रजातियां हैं, उनकी शारीरिक बनावट में अगर जो मुख्य रोल निभाता है, शारीरिक रूप से आप अंतर कर पाते हैं, अंतर स्पष्ट कर पाता है। जैसे जानवरों का अलग शारीरिक ढांचा होता है, मनुष्यों का अलग ढांचा होता है। ठीक है, तो अगर दोनों के वंशसूत्र या गुणसूत्र अगर समान होते तो क्या आप अंतर कर पाते, बताइए बच्चा, क्या आप अंतर कर पाते। और रास कहते हैं कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। रास कहते हैं वातावरण वह शक्ति है जो हमें क्या करती है, प्रभावित करती है। क्योंकि ये तो कहेंगे ही, क्योंकि यह क्या है, प्रकृतिवादी है।
वही एनास्टासी की बात आ जाती है। तो वह कहते हैं वातावरण यह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अलावा उसके सभी पक्षों को क्या करती है, प्रभावित करती है। क्लियर है बच्चा? क्लियर है इतना? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समस्या मैंने छोड़ी ही नहीं है। तो समस्या होगी क्या, कैसे होगी? मैंने कहा था कि जो व्यक्ति का विकास होता है, या कह सकते हैं जो व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है या विकास उसका होता है या सर्वांगीण विकास होता है, उसमें वातावरण एवं वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। जैसे अगर लिखना चाहें तो यह व्यक्ति है। कौन है? व्यक्ति है। और इसके आगे क्या है? एक है वंशानुक्रम। क्या है? वंशानुक्रम है। वंशानुक्रम है। और क्या है? मल्टीप्लाई वातावरण है। इन्हीं दोनों की अंतःक्रियाओं का क्या होता है? परिणाम होता है। अंतःक्रियाओं का परिणाम क्या होता है? व्यक्ति होता है या बालक होता है। तो क्लियर बच्चा? तो ये रहे आज के जबरदस्त सेशन रहा आज का। और आप वंशानुक्रम के नियम सिद्धांत देख लिए, जो कि कभी आप नहीं सुने होंगे, उसको भी मैंने इंक्लूड किया इसमें, क्योंकि वो आपके एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से महत्वपूर्ण थे। तो यह छोटा सा टॉपिक था, लेकिन बेहतरीन था, क्योंकि 1-2 नंबर इससे मिल जाते हैं। तो सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो बच्चा। और उसके बाद आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो भी आपको दिक्कतें आ रही हैं और या जो भी आप कुछ अलग पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए बच्चा। तो सो थैंक्स। जय हिंद, जय जय काव्य एकेडमी।